बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, वो है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको डिसथाइमिया भी कहते हैं, और ये टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। अब फर्स्टली हम ये देखेंगे कि डिसथाइमिया असल में है क्या। डिसथाइमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली ये रहता है। यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जब डिस्कस करना हो तो ड्यूरेशन का इसमें फ़र्क है कि जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम करते हैं डायग्नोज, तो हमें वो 2 हफ़्ते के अंदर हमने सिम्टम्स देखने होते हैं। अगर वो 2 हफ़्ते में से सिम्टम्स आएंगे तो हम डायग्नोस करेंगे। लेकिन जो डिसथाइमिया है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अंदर सिम्टम्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ही होते हैं, लेकिन वो 2 साल तक अगर कॉन्टीन्यूसली वही सिम्टम्स आएंगे तो फिर हम डायग्नोस करेंगे कि इसको डिसथाइमिया है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर और भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का और इसका फ़र्क ये है कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन जो है वो इतनी क्रिटिकल होती है कि हम उसको डायग्नोस करते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी सेम उसी के ही सिम्टम्स होंगे, लेकिन जो डिसथाइमिया का पर्सन है उसको या तो खुद ही इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि उससे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल काम है वो कर रहा होता है, और उसके बीच में उसको एपिसोड्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नॉर्मल भी रहता है, फिर उसको ये एपिसोड्स आते हैं, फिर वो नॉर्मल रहता है। लेकिन और ये हफ्ता उसका चलता है, लेकिन उसके ये होता है कि उसको ये खुद कंफर्म नहीं होता कि मुझे ये वाले सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, और उसको ये भी नहीं पता चल रहा था, और ना जो इर्द गिर्द का होता है उसको इतनी ये नोटिस कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इसकी बिहेवियर में ये चेंजेस आ गए हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। इसके अंदर 2 साल लगते हैं। जब अगर कोई क्लाइंट आकर ये हमसे कंप्लेन करेगा कि 2 साल से मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम फिर देख के उसको डायग्नोस करेंगे डिसथाइमिया। नेक्स्ट हम डिसथाइमिया के कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। तो हर एक की जो लाइफ इवेंट है या उसकी लाइफ किस तरह गुजर रही है, उसके कॉजेज़ हर एक के डिफरेंट होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला कॉज़ है जो मेन कॉज़ है इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन हम वो उस पर्सन की लाइफ हिस्ट्री को लेकर उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे। ये भी हो सकता है कि केमिकल इम्बैलेंस हो ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ये डिस्थामिया के सिम्टम्स आ रहे हों, या फिर जो क्लाइंट है उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पर वो रह रहा है, या फिर जहाँ पर जॉब कर रहा है, या फिर जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है जो जो उसे डिप्रेशन देता है। और या उसको कोई और साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल इशू हो सकता है, जेनेटिकली भी ये मूव कर सकता है। और इस क्रोनिक स्ट्रेस या कोई ऐसा ट्रॉमा जो उसकी ज़िंदगी में गुज़रा हो, या किसी लवन की डेथ हुई हो जिसकी वजह जो उसे ट्रिगर कर रही हो इस पॉइंट को कि उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और या फिर ये फैमिलीज़ में भी रन कर सकता है। इसी तरह इसके बहुत सारे जो कॉजेज़ हैं जो लिंक होते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डिसथाइमिया का जो सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं, तो सिम्टम्स के अंदर ये जो डिसथाइमिया है ये माइल्ड कंडीशन है डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की, ठीक है, जो कि लॉन्ग पीरियड में चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको 2 साल लगते हैं। 2 साल के अंदर अगर इसको सिम्टम्स आ रहे होंगे किसी भी पर्सन में, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अब जिस पर्सन को डिसथाइमिया है वो क्या रिपोर्ट करेगा अपने, कि उसका जो वो कहेगा कि मेरा मूड जो बहुत जल्दी सैड हो जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो है मूड मेरा चेंज हो जाता है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं वो होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ की को जो कंसंट्रेट करते हैं उसकी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे होते, और वो ये भी कहेगा कि मैं फ़ैसला ही नहीं कर पाता। नॉर्मल लोग जैसे हम हैं, हम अपने फ़ैसले खुद कर लेते हैं, लेकिन जो डिसथाइमिया का पर्सन होगा वो उसकी जो एबिलिटी है डिसीजन लेने की वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरों से पूछेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे, ठीक है। और वो ये कंप्लेन करेंगे कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, और एनर्जी जो है मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी नहीं है, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे ये नहीं किया जाता। तो वो अपने इस बारे में भी कंप्लेन करेंगे। फिर वो उनकी जो फटीग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर वो ये कहेंगे कि उनकी जो फीलिंग है उनको बिल्कुल भी होपलेस वो फील करने लग जाएंगे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं होगी, वो नेगेटिव तो सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे उनके पास।
वेट जो है वो बहुत जल्दी या तो लूज़ होने लग जाएगा या फिर बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। या तो वो जो लोग होते हैं डिस्थानिया के यानी डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो या तो बहुत बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। उनकी उसके अलावा उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि या तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या तो वो कंप्लेन करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ और मुझे कोई काम करने को दिल नहीं करता, कुछ नहीं करने को दिल कर रहा। तो वो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, या फिर उनकी नींद बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कहेंगे कि हमसे सोया ही नहीं जा रहा और वो उनको मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ती है सोने के लिए, नींद नींद अपनी पूरी करने के लिए। इसके अलावा उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो लो हो जाएगी। उनको ये लगेगा कि हम वर्थलेस हैं, हमारी कोई भी कीमत नहीं है, ना तो हमें खुद को वैल्यू दे पा रहे हैं और ना ही वो अगले जो यानी कि जो उनकी फ़ैमिली में है होते हैं, उनको लगता है कि वो भी लोग हमें वैल्यू नहीं देते। हम होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम नहीं होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये भी है कि जब हम इसको डायग्नोस करेंगे तो 2 साल, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 2 साल लगेंगे। अगर हम 2 साल के अंदर वो सिम्पटम्स शो हो रहे होंगे तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। और जो उन और मज़ीद मेंशन ये किया है कि जो बच्चे हैं उनका 1 साल, यानी जो बच्चे हैं और उनको अगर उनके अंदर अगर ये सिम्पटम्स होंगी तो हम पिछले 1 साल में होंगी तो हम 1 साल में उसको डायग्नोस कर देंगे कि इनको डिस्थानिया है। और जो सिम्पटम्स हमने पीछे डिस्कस की हैं वो 2 या उससे ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, मेडिसिन के ज़रिए भी यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। थेरेपीज़ में टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसके अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है। उनके अंदर जो उनकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने जो जो इश्यूज़ हैं या उनके जो इर्द-गिर्द के जो एनवायरनमेंट है या जिसकी वजह से उनको ये कॉज़ कर रही है सिम्पटम्स, तो उनको कैसे वो कवर करें। और टॉक थेरेपी जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जब एक अपने थेरेपिस्ट के साथ अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उनके पास जो बात करने को कोई नहीं होता, तो वो अपने जो कंडीशन होती है उसको फ्रीली डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो सीवियर कंडीशन होती है उनको मेडिसिन दी जाती है और फिर उनकी जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसके अंदर भी चेंजेस लाई जाती हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गई या वॉक हो गई। तो ये पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उनकी जो रूटीन होती है उसमें ऐड की जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।